गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है ना। लास्ट टाइम जितना भी किया था अब तक पढ़ा था, सब होमवर्क वगैरह डिस्कस हो चुका है ना। कुछ कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं, दिया, प्रगति। आप लोगों ने वेक्टर के पहले के वीडियो देख लिए? दिया, तूने भी देख लिया क्या? आज वेक्टर का लास्ट क्लास होने वाला है, इसके पहले का अगर देखेगी तभी समझ आएगा। ठीक है, ओके। तो देखो, वेक्टर में हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट है। मेन यही बचा हुआ है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट भी देखने वाले हैं। तो हम लोग अभी आज स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? क्योंकि जब हम वेक्टर प्रोडक्ट दिखाते हैं, दो वेक्टर के बीच में अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट दिखाना है तो हम बीच में क्रॉस बनाते हैं ना। और इसके पहले हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था। डॉट प्रोडक्ट में बीच में हम लोग डॉट लगाते थे, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट देखा था। आज हम लोग वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट को देखो कैसे डिफाइन किया गया है। यहाँ पे होगा, जो भी दो वेक्टर है उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच के एंगल का साइन। देखो डॉट प्रोडक्ट में यहाँ कॉस होता था ना, क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे साइन आएगा। तो ये हमारा देखो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। हमें पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट जो होता है वो वेक्टर होता है ना। तो अभी आपने केवल ये मैग्नीट्यूड निकाला है, फिर हमें इसको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर को अगर हमें डायरेक्शन देना है तो हम एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है? डायरेक्शन देना ना। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमें मैग्नीट्यूड बताएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, और ये वाला पार्ट हमें डायरेक्शन बताएगा। सबको ये क्लियर है ना कि अगर मान लो कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ 5 है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, 5 आई कैप। तो 5 हमें मैग्नीट्यूड देता है और आई कैप हमें डायरेक्शन देता है। तो ऐसे यहाँ पर हमें अभी नहीं पता था कि उसका जो डायरेक्शन है वो किधर है। तो हमने मान लिया कि कोई एन कैप के लॉन्ग है, एन एक कोई यूनिट वेक्टर है। अब वो एन कैप किधर भी हो सकता है ना। हमने एक आर्बिट ऐसे डायरेक्शन मान लिया, यूनिट वेक्टर मान लिया और वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये पूरा रिजल्ट क्या हो गया है, ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड है, ये वाला पार्ट डायरेक्शन है, तो ये पूरा एक वेक्टर है ना। वेक्टर प्रोडक्ट में रिजल्ट जो आएगा वो एक वेक्टर आएगा ना। तो अब देखो यहाँ पर जो थीटा है ना, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है ना। अगर ए वेक्टर कुछ ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, तो थीटा इनके बीच का एंगल है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब एक ये क्वेश्चन उठता है कि एन कैप जो है उसको हम कैसे निकालेंगे, एन कैप का हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। एन कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, और एन कैप को हम निकालते कैसे हैं। तो एन कैप को निकालने के लिए जो रूल होता है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब
रूल ना, ये एन कैप जो यूनिट वेक्टर होगा इसको निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और हमें ए क्रॉस बी निकालना है ना। अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो हम राइट हैंड से राइट हैंड लेंगे पहले तो, नहीं ध्यान रखना ना, लेफ्ट हैंडर ध्यान रखना कि राइट हैंड से करना है। राइट हैंड लेना है और अब जहां पे दोनों वेक्टर के टेल कॉइंसाइड हुए हो रहे हैं वहां पे आप वेक्टर अपना राइट हैंड का फिंगर रखो ऐसे ए की तरफ एक्सटेंड करते हुए ना। यहाँ पे आप यहाँ से अपना राइट हैंड रख के फिंगर को ए की तरफ एक्सटेंड करो, और एक्सटेंड करने के बाद ऐसे एक्सटेंड करना है कि वो बी की तरफ कर्ल हो पाए ना। अब आपका जो हैंड है वो एक ही तरफ कर्ल होता है ना। नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके हैंड तो एक ही तरफ कर्ल होते हैं, एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोगों की बात नहीं हो रही है। तो आपको इस तरह से राइट हैंड की फिंगर रखनी है ए की तरफ कि वो बी की तरफ कर्ल हो जाए ना। जब बी की तरफ कर्ल करोगे तो आप देखोगे थंब किधर को जा रहा है। अभी सभी लोग करो ऐसे, राइट हैंड का फिंगर ऐसे रखो ए की तरफ कि वो बी की तरफ कर्ल हो सके। देखो सभी लोग रखो ए की तरफ फिंगर और बी की तरफ कर्ल करो, तो थंब बताओ किधर जा रहा है? स्क्रीन से बाहर आ रहा है थंब या स्क्रीन के अंदर जा रहा है? ए की तरफ सभी लोग राइट हैंड के फिंगर्स रखो और ऐसे रखो कि बी की तरफ कर्ल हो पा रहा हो। तो थंब किधर आ रहा है अभी? स्क्रीन से बाहर की तरफ। हाँ, तो ये जब स्क्रीन से बाहर की तरफ ये जो थंब आ रहा है ये हमें उसका डायरेक्शन बता रहा है ना। यहाँ पे अभी ए क्रॉस बी मतलब एन कैप का डायरेक्शन किधर है? स्क्रीन से बाहर की तरफ। अगर यहीं पर ऐसे होता ए बी, हाँ मैं एक बार करके ही बता देता हूँ। तो देखो इसमें आप अगर मान लो हमें ए क्रॉस बी निकालना है ना, मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक मान लो ये ए वेक्टर है ना और एक मान लो इधर को बी वेक्टर है ना, ऐसे दो वेक्टर है। तो आप राइट हैंड से अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है ना, ए क्रॉस बी निकालना है, तो आप पहले राइट हैंड के फिंगर को किधर रखोगे? ए की तरफ ना, जो पहले लिखा होगा उसकी तरफ रखना है और ऐसे रखना है कि बी की तरफ कर लो पाए ना। अभी बी इधर है तो मैं ऐसे रखूंगा तभी ना इधर कर लोगा। तो थंब अभी किधर जा रहा है? ऊपर को ना, थंब ऊपर को जा रहा है। अगर मैंने ऐसे रख दिया तो क्या मैं कर्ल कर पाऊंगा बी की तरफ? अगर मैंने ऐसे रख दिया तो क्या कर लोगा? फिर ऐसे कर लोगा ना अंदर को ना, फिर बी की तरफ नहीं कर लो पाएगा। ऐसे रखूंगा तभी बी की तरफ कर लो पाएगा। समझ आ रहा है सभी को? तो देख लो जब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ये ए है ये बी है, ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तभी हम ऊपर को जा रहा है। अगर बी क्रॉस ए करना होता, मान लो बी ये है और ए ये है ना, तो बी की तरफ जब रखूंगा और ए की तरफ कर्ल करूंगा तो थंब किधर जाएगा उस टाइम पर? अगर बी ये है और ये ए है, बी क्रॉस ए करूंगा तो किधर जाएगा? थंब नीचे को जाएगा ना। तो आप देख लो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम नहीं होगा। सभी लोग बच्चों खुद से करके देख लो ना। आपको जो भी वेक्टर पहले लिखा होगा, अब जैसे मान लो यहाँ पर बी क्रॉस ए निकालना है, जो वेक्टर पहले लिखा होगा उसकी तरफ आपको फिंगर रखना है। तो इस बार आप बी की तरफ फिंगर रखो और ऐसे रखो कि ए की तरफ कर लेता है। तो उस टाइम पे देखो थंब किधर जा रहा है? सभी लोग ऐसे रख के देख लो, बी की तरफ रखो और ऐसे रखो कि ए की तरफ कर लो पाए, तो अंदर को जा रहा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इन टू द प्लेन है, और यहाँ पे बोलेंगे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है। यहाँ पे हमारा एन कैप का डायरेक्शन क्या है? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन को हम कैसे दिखाते हैं? डॉट लगा के ना। डॉट क्यों? क्योंकि एक तरह से मान लो एक एरो है वो बाहर आ रहा है, अगर एक एरो ऐसे बाहर आ रहा है तो उसका क्या दिखेगा? टिप दिखेगा ना, डॉट। अगर कहीं पे इन टू द प्लेन है, अंदर अंदर जा रहा है, तो उसकी पूंछ दिखेगी ना, पूंछ दिखेगी तो हम ऐसे दिखाते हैं इन टू द प्लेन को, ऐसे क्रॉस लगा करके ना। यहाँ पर एन कैप का डायरेक्शन इन टू द प्लेन है ना। ये किस चीज का सिंबल है? इन टू द प्लेन। और ये
आउट ऑफ द प्लेन। तो एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकालना है, समझ आया सभी को? जो भी पहले वेक्टर लिखा होगा उसकी तरफ फिंगर एक्सटेंड करेंगे राइट हैंड के, और दूसरे वाले की तरफ कर्ल करेंगे, तो थंब हमें एन कैप का डायरेक्शन देगा। यहाँ पे ये चीज मैं लिख देता हूँ ना, हमें क्या करना है, करो कॉपी। हाँ, ये मैं वापस से, मेरी एज अब थोड़ी कम हो रही है, हेयर मेरे अब वापस व्हाइट से ब्लैक की तरफ जा रहे हैं। ऊपर करो। अरे श्रवणी, ऐसा क्यों कर दिया, इतनी क्लासेस क्यों मिस कर दी, क्या हो गया था? श्रवणी दिखे बीमार हो गई थी, कोरोना टेस्ट भी करा दिया, तो कोविड था क्या? चलो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हो गई सही एकदम? ठीक है, तो फिर वही है, रिकॉर्डिंग तो है ही है अपने पास सारी, तो रिकॉर्डिंग देखो फिर। लास्ट वाली क्लास में तो हम लोगों ने आगे कुछ पढ़ा भी नहीं था, पेपर डिस्कशन ही किया था, डाउट डिस्कस किया था। बच्चों, जो नए बच्चे हैं, दिया, प्रगति, तुम लोग को समझ आ रहा है कुछ क्या चल रहा है? थोड़ा मजा आ जाएगा आज तुम लोगों को, अचानक से बीच में आने पे थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी। ठीक है बच्चों, तो अब ये पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं ना। राइट हैंड थंब रूल हमें कैसे लगाना है ना, हमें क्या करना है, एक्सटेंड राइट हैंड
फिंगर्स along फर्स्ट वेक्टर ना, फर्स्ट वेक्टर मतलब जो पहले लिखा होगा, एंड कर्ल इट along second vector, then thumb will give direction of n cap। ठीक है बच्चों, सबको ये पॉइंट क्लियर है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पे एक चीज ये देखो, अगर ए और बी स्क्रीन में बने हैं ना, अभी स्क्रीन पे बने हैं, और जो एन कैप है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब एन कैप का ए के साथ कितना एंगल बन रहा है? एन कैप का ए के साथ एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री, π/2। और बी के साथ भी एंगल कितना है? एन कैप का बी के साथ एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एन कैप होगा वो हमेशा दोनों ही वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा ना। हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलता है एन कैप, वो ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और बी पे भी परपेंडिकुलर होता है ना। अगर एन कैप ए के परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब ऑलवेज, हाँ ऑलवेज ही करेंगे भाई, बी पे भी नहीं, यहाँ बी है नीचे। तो मजाक थोड़ी करूंगा कि कभी होगा कभी नहीं होगा, ऑलवेज ही है भाई। केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग की हर जगह एक्सेप्शन आएगा, फिजिक्स में सब कुछ फिक्स रहता है। तो अगर अब मान लो एन कैप का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो ये कितना आएगा? अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनके उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे एन कैप का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, एन कैप का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है। अब देखो, जो एन कैप है वो किसका डायरेक्शन बता रहा है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमको कहाँ से मिल रहा है? एन कैप से मिल रहा है ना। तो एन कैप का डायरेक्शन मतलब किसका डायरेक्शन? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ना। ये जो ए क्रॉस बी है, किसको एक नया वेक्टर सी मान लो ना। ए क्रॉस बी मतलब एक नया वेक्टर सी है, तो सी वेक्टर जो है वो एन कैप के डायरेक्शन से उसका डायरेक्शन मिल रहा है ना। एन कैप सी वेक्टर का डायरेक्शन दे रहा है, ये एक नया वेक्टर है ना। समझो बच्चों। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए बी के, एन कैप अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए के परपेंडिकुलर है, तो एन कैप परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? ए के साथ कितना एंगल बनाएगा? ए क्रॉस बी ए के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। सेम वे में ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो हम लिख सकते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा? 0 है। ए क्रॉस बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है बच्चों। तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हमें क्या करना रहेगा? दो काम करने रहेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें दो काम रहेंगे, एक तो मैग्नीट्यूड निकालो क्रॉस प्रोडक्ट का कितना होगा, और दूसरा डायरेक्शन निकालो कि किधर जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए का मैग्नीट्यूड देख लो, बी का मैग्नीट्यूड देख लो, और बीच में जो एंगल है उसका साइन ले लो। लिख लो ये सब।
जो भी नए बच्चे हैं उनको अभी 1-2 दिन तक समझ नहीं आएगा ना, तो कोई टेंशन नहीं लेना, देखते रहो, पुराना जो भी वीडियो है वो कवर करो, धीमे धीमे समझ आने लगेगा। तो अब देखो, अगर आपको पूछा जाए कि आई क्रॉस जे की वैल्यू बताओ, आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होगी? हमें पता है कि अगर इधर को एक्स एक्सिस है, इधर को वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस किधर को होगा? बाहर को होगा स्क्रीन के या अंदर को होगा? अगर एक्स ऐसे दिखाया, वाई ऐसे दिखाया, तो जेड किधर होगा? बाहर को या अंदर को? बाहर को ना। हम जेड एक्सिस कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से ना। एक्स एक्सिस के लॉन्ग फिंगर रखो राइट हैंड की, और वाई के लॉन्ग कर्ल करो ना, तो थंब अभी बाहर को आ रहा है, तो मतलब जेड एक्सिस बाहर को है, तो यहाँ पे जेड एक्सिस ऐसे है। हमें पता है आई कैप मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। जे कैप मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो क्या बोलूंगा? आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होंगे ना, यूनिट वेक्टर है ना। और उनके बीच का एंगल, आई और जे के बीच में कितना एंगल बन रहा है? साइन 90। तो ये हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। और डायरेक्शन कैसे देखेंगे हम? पहला वेक्टर कौन है यहाँ पे? आई कैप। तो पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स रखेंगे और वाई की तरफ कर्ल करेंगे। अब जब वाई की तरफ कर्ल करोगे तो थंब किधर को जा रहा है अभी? थंब किधर जा रहा है अभी बच्चों? हेलो बच्चों। अच्छा, आप बता दिए आउट ऑफ द प्लेन, हाँ ठीक। आउट ऑफ द प्लेन ना, तो मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस भी आउट ऑफ द प्लेन है ना, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग वाला यूनिट वेक्टर लिख देंगे। यहाँ यूनिट वेक्टर लिखना है ना। एन कैप यहाँ पे कौन है? के कैप है। एन कैप यहाँ पे कौन है? के कैप। तो हमारा अब ये कितना आ जाएगा? साइन 91 होता है, 111 इंटू के कैप, तो केवल क्या बचेगा? के कैप बचेगा ना। अरे सिद्धि, क्या हुआ आजकल? बादाम कम कर दिया तूने लग रहा है खाना। अगर कहीं पर मेरे ने बोला कि भाई इधर को एन कैप का डायरेक्शन है और इधर ही जेड एक्सिस है, तो एन कैप को मैं के कैप बोल सकता हूँ ना। ये जेड एक्सिस है, इधर कोई एन कैप है ना। अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग हमारा एन कैप आ रहा है, तो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर ही एन कैप बन जाएगा ना। तो इसका मतलब देख लो, आई क्रॉस जे कर रहे हो तो क्या आ रहा है आपको? के कैप आ रहा है। अगर आप जे क्रॉस आई करोगे तो क्या मिलेगा? जे क्रॉस आई करोगे बच्चों तो देखो क्या मिलेगा। हाँ, जब जे क्रॉस आई करोगे तो पहले इस बार अपने राइट हैंड के फिंगर्स को वाई के लॉन्ग रखोगे ना, और के आई के लॉन्ग कर्ल करोगे। जब जे आई के लॉन्ग रख के आई के लॉन्ग कर्ल करोगे तो थंब इस बार अंदर को जा रहा होगा। अंदर को मतलब निगेटिव जेड एक्सिस। अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप है, तो इधर का क्या होगा? माइनस के कैप ना। इसका मतलब देख लो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं है ना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते, ये ध्यान रखना है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होंगे, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा ना। अगर दो वेक्टर का केवल डायरेक्शन अपोजिट है तो उनको आप ऐसे लिखते हो ना, ए क्रॉस बी बराबर माइनस ऑफ बी क्रॉस ए ना, क्योंकि इसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। अगर दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो उनको ऐसे लिखते हैं ना। ये बात क्लियर है सभी को? अगर कहीं पे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है,
और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो आप क्या लिखोगे? ए इक्वल टू माइनस बी, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। अबे सोहम म्यूट रखो भाई, तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये सब नोट हो गया है, आगे चलें। करो करो नोट। केमिस्ट्री के लिए सभी लोग मॉड्यूल 2 भी ले लेना ना, ग्रेविटी जा करके, क्योंकि ऑर्गेनिक वाला मॉड्यूल 2 में है। आईयूपीएसी ने वगैरह, मुझे पता चला तुम लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, और आईयूपीएसी तो कब से स्टार्ट हुआ है? ले लिया है? ठीक है, सभी लोग ले लो ना। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना सिमरन, और डायरेक्ट मैसेज नहीं किया कर, हर बार क्लास में समझाता हूँ फिर वही काम करता है। यार सॉफ्ट कॉपी तो नहीं है कोई, एक दो चैप्टर की है बस सॉफ्ट कॉपी, सब बस हार्ड कॉपी है अपने पास। सिद्धि, हाँ अभी तो नासिक में तो अभी नहीं कुछ खुल पाएगा, थोड़ा वेट करना है अभी। और तुम लोग ये कर सकते हो कि जिनको घर पे बोर होता है थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी जाके वहां पे भी पढ़ाई कर सकते हो। अभी तो आपको कुछ दिन तो, 2-3 महीने तो मान के चलो कि अभी ऑफलाइन नहीं होगा। इतनी जल्दी तो गवर्नमेंट नहीं अलाउ करने वाली, 2-3 महीने में ही थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है ना, तो थर्ड वेव मोस्टली तो आना नहीं चाहिए, लेकिन अभी अलाउ तो नहीं होगा। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते ना, दोनों में डायरेक्शन अपोजिट होता है। जबकि हमने जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, वहां पे ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते थे, क्योंकि वहां तो केवल मैग्नीट्यूड था ना, कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं था, तो वहां ये सेम रहते थे। बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते ना, कॉम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो नहीं करता। सारे लॉ मैं सबके एक साथ लास्ट में लिखा दूंगा ना, कौन से कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेंगे, कौन एसोसिएटिव लॉ, कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेंगे, सब लास्ट में एक साथ लिखेंगे। तो ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, जबकि ए क्रॉस बी बराबर होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के। 1 मिनट रुकना ना।
अब देखो हमने आई क्रॉस जे देख लिया कि के कैप होता है। अब ऐसे ही आप बताओ जे क्रॉस के क्या होगा? जे क्रॉस के आई कैप हो जाएगा ना। इस बार जे कैप मतलब ऊपर को, के कैप मतलब बाहर को। तो जब आप ऊपर को फिंगर रख के बाहर को कर्ल करोगे ना, ये बाहर को दिखा रहा है ना, जब ऊपर को फिंगर रखो बाहर को कर्ल करो तो थंब देखो इधर को जा रहा होगा। अगर इधर जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई कैप ना। और इसका मतलब अगर हम के क्रॉस जे करते तो क्या आता ना, अगर हम ऊपर को पहले फिंगर रखते बाहर को और फिर इधर को कर्ल करते तो माइनस आई कैप आता ना। पहले आप बाहर को फिंगर रखो फिर इधर को कर्ल करो। अब सिमिलर वे में के क्रॉस आई कितना हो जाएगा? पहले बाहर को फिंगर रखो और इधर को कर्ल करो तो थंब देखो किधर जा रहा है ना, बाहर को कर रखोगे और इधर को कर्ल करोगे तो ऊपर को जा रहा होगा थंब, फिर जे कैप आ जाएगा ना। और ऐसे उसका उल्टा आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे कैप। अब देखो बार बार ऐसे राइट हैंड थंब रूल लगा करके सॉल्व करने की जगह हम लोगों ने एक और तरीका बना दिया है ना। बार बार राइट हैंड थंब रूल लगाने की जगह एक हमने ऐसे सर्कल वाला मेथड बना दिया है। ये सर्कल वाला मेथड क्या बोलता है? कि आप एक सर्कल बना लो, उस सर्कल में कोई भी एक डायरेक्शन में आप एरो बना लो। मान लो हमने इस सर्कल में ऐसे एरो बनाया है ना, हो सकता है कोई इन्हें ऐसे एरो बना दे। अगर आपने ऐसे एरो बनाए हैं तो आप इसी डायरेक्शन में एरो के डायरेक्शन में आई जे के लिख दो, आई जे के। अगर किसी ने ऐसे एरो बनाया है तो वो ऐसे लिख देगा आई जे, एरो के डायरेक्शन में ना। अब देखो एरो के डायरेक्शन में अगर आपको कोई भी दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा तो तीसरा वाला वहां पे रिजल्ट होगा। अगर आप एरो के डायरेक्शन में गए हो तो रिजल्ट प्लस में मिलेगा, और अगर आप एरो के अपोजिट गए हो तो रिजल्ट माइनस में मिलेगा। और कभी भी दो वेक्टर को जब आप यूज कर रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट में तो तीसरा वाला रिजल्ट होगा। तो जैसे आई क्रॉस जे हुआ, आई क्रॉस जे जब करेंगे तो तीसरा ये है ना, और हम आई से जे की तरफ जा रहे हैं एरो के डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे के कैप रिजल्ट है। लेकिन अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो एरो के अपोजिट आ रहे हैं ना, जे क्रॉस आई, तो तीसरा वाला माइनस के कैप रिजल्ट होगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एरो के डायरेक्शन में जब आप आई क्रॉस जे कर रहे हो तो के कैप होगा, लेकिन एरो के अपोजिट जा रहे होगे तो लिखोगे माइनस के कैप। और कभी भी दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो इस जंप करके नहीं आना है। जैसे मान लो आपको आई क्रॉस जे करना है तो आप आई क्रॉस जे के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि इधर से घूम के आ रहे हो, आई क्रॉस जे ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं। डायरेक्ट उनके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। अब जैसे जे क्रॉस के कर रहे हो तो जे क्रॉस के ऐसे सोचोगे, ऐसे नहीं सोचोगे इधर से ना। बीच में ये तीसरा वेक्टर आ जा रहा है ना, जंप करके नहीं जाना है। जे क्रॉस के करोगे तो क्या होगा? जे क्रॉस के, जे से के की तरफ जा रहे हो तो ये एरो का डायरेक्शन हुआ ना, यहाँ एरो क्लॉकवाइज बनाया है आपने, तो जे क्रॉस के आप भी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो तीसरा वाला प्लस में बोलोगे आई कैप रिजल्ट है ना। अगर कोई ने के क्रॉस जे निकाला
के क्रॉस जे निकालोगे तो क्या होगा, एरो के अपोजिट आ रहोगे ना, के क्रॉस जे, तो तीसरे वाले को माइनस में बोलोगे। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? सेम वे में अगर हमें मान लो आई क्रॉस सॉरी के क्रॉस आई करना है, मान लो के क्रॉस आई, तो हम ऐसे आएंगे या इधर से आएंगे, राइट साइड से आएंगे लेफ्ट साइड से आएंगे? के क्रॉस आई करना है मुझे, तो राइट साइड से आएंगे ना, के क्रॉस आई। तो ये हम एरो के डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, के क्रॉस आई कर रहे हैं, तो के ये है, आई ये है, एरो के डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जे को क्या बोलेंगे, तीसरे वाला रिजल्ट को प्लस में बोलेंगे माइनस में बोलेंगे? के क्रॉस आई की वैल्यू प्लस में बोलेंगे ना। हम यहाँ लिखेंगे कि के क्रॉस आई प्लस में जे कैप। लेकिन अगर हमें बोला जाए आई क्रॉस के बताओ, तो अब देख रहे हो एरो इधर को जा रहा है और हम आई क्रॉस के कर रहे हैं, अपोजिट में हम जा रहे हैं, तो आई क्रॉस के का रिजल्ट माइनस में जे कैप ना। ये सर्कल वाले तरीके में चाहे आप ऐसे बना के लिखो या ऐसे बना के लिखो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा ना। आपने जैसे सर्कल बनाया उस डायरेक्शन में रिजल्ट प्लस में लिखोगे, और एरो के अपोजिट में माइनस में है। यहाँ पे भी आई क्रॉस जे करोगे तो वही के कैप मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो प्लस में आई कैप ना। सब कुछ वही सेम है, जैसे यहाँ एरो के डायरेक्शन में चलना है वैसे इधर भी चलो, कोई भी एक बना करके उससे सोच सकते हो। कुछ समझ आया बच्चों सर्कल वाला तरीका? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कैसे हम लोग सर्कल वाला मेथड यूज करेंगे? हाँ नोट कर लो। लास्ट टाइम जब केवीपीवाई के लिए पढ़ा था तुम लोगों ने, कुछ बच्चों ने, तो उस टाइम वेक्टर प्रोडक्ट हो गया था कंप्लीट। एसएसपी सर ने करा दिया था पूरा वेक्टर प्रोडक्ट लास्ट टाइम। अच्छा वो रह गया था, मतलब वो पहली बार ही पढ़ रहे हो अभी। ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ, आई क्रॉस आई कितना होगा? देखो ने ये पहले किया रहा था, अभी लेक्चर बंद है केवीपीवाई का ना, ये बीच में कर रहे थे हम लोग। हम लोग की क्लासेस कब से शुरू हुई थी? अप्रैल में शुरू हुई थी ना, मई में शायद किया था ये।
हाँ अभी बंद है, कुछ दिन बाद फिर से संडे संडे स्टार्ट करेंगे उसको। तो अब देखो आई क्रॉस आई जो होगा, आई और आई के बीच में कितना एंगल बनेगा? दो सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? जीरो होगा ना। अगर आई कैप इधर है, ये भी आई कैप इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। थोड़ा बड़ा बन गया। दो अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर हैं तो उनके बीच में एंगल जीरो बनेगा। संडे को टेस्ट सुबह होगा, बाद में क्लास होगी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनको केवीपीवाई देना है उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ना। या देखेंगे, या तो वीक डेज में कभी लगा देंगे, जिस दिन लेक्चर नहीं होगा, जेई का लेक्चर नहीं होगा, उस दिन लगा देंगे। तो आई क्रॉस आई देखो कितना हो जाएगा। आई मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ वो कंपलसरी नहीं है, तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीसरा वेक्टर, सॉरी तीसरा वेक्टर कहाँ से आ गया यार, मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ, मचा रहा हूँ आज तो मैं। तो इनके बीच में क्या होगा? साइन थीटा। इनके बीच में एंगल जो होगा उसका साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना आएगा? जीरो। तो अब ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा ना, साइन जीरो तो जीरो होगा। सेवियो यार, आज आ जाना चाहिए मार्क्स। मार्क्स के लिए एक बार पंकज सर को बोल दिया कर, तो वो जल्दी कर देंगे थोड़ा। सारा टेस्टिंग का और चेकिंग का सारा काम सब पंकज सर के पास रहता है। कुछ भी टेस्ट से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड काम हो तो सर को कांटेक्ट करो। जे क्रॉस जे जो होगा वो कितना होगा? जीरो। मतलब कोई भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा रिजल्ट कितना मिलेगा? जीरो। आज संडे टेस्ट है ना? कल अपनी बात हुई थी ना क्या? कल बात हो गई थी, हाँ मंडे को ही बात हो गई थी टेस्ट का। हाँ नोटिस भी डाल दी गई है ना। कोई भी वेक्टर का अगर आप उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? कोई भी वेक्टर का अगर उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आना है? ना जीरो वेक्टर आना है, जीरो आना है। और आई का जे से करोगे तो के आएगा, बाकी दूसरे वालों के साथ करोगे तो कुछ और आएगा, सेम के साथ जीरो आएगा। तो अब एक प्रॉब्लम करो। मान लो एक वेक्टर है 3 i कैप और एक वेक्टर है 4 j कैप, तो इनका रिजल्ट कितना आएगा? हाँ वही जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर होगा। अब इतना लिखते नहीं है जीरो वेक्टर, ऐसे ही लिख देते हैं। पंकज सर को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो मैथ पढ़ा भी देंगे जरूरत पड़ेगी तो। ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ। हाँ एडवांस वाला मैथ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ए दिया है, बी दिया है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होगी? 12 k कैप। हाँ तो आप देखो क्या कर लोगे, 4 i कैप क्रॉस 3 j कैप। तो ये जो स्केलर नंबर है 3 और 4, ये तो मल्टीप्लाई होके 12 बन जाएंगे ना। हमें मेनली ये आई क्रॉस जे का क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना। आई क्रॉस जे का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे आ जाएगा? आई क्रॉस जे के कैप होता है, तो ये पूरा 12 k कैप हमारा रिजल्ट आ गया। समझो, जब भी वेक्टर होंगे तो जो स्केलर वाला पार्ट है उनको तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर यूनिट वेक्टर को उसी ऑर्डर में लिखोगे, पहले आई है बाद में जे है, तो आई क्रॉस जे लिखोगे और उसका फिर रिजल्ट देखोगे। अब आई क्रॉस जे के कैप होता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया है। ऐसे ही मान लो आपको दिया है ए इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप और बी इक्वल टू कुछ 5 j कैप।
तो ए क्रॉस बी बताओ कितना हो जाएगा? हाँ 10 के कैप। ना हम लोग क्या लिख लेंगे, पहले आई कैप है, फिर जे कैप है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट 5 जे कैप के साथ। तो हमारा 2 आई का 5 जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, 2 आई का 5 जे, तो 2 और 5 10 हो जाएगा, और आई क्रॉस जे के कैप हो जाएगा। फिर 3 जे का 5 जे के साथ करना है, 3 जे का 5 जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर बचेगा 10 के। समझ आ रहा है बच्चों? यहाँ पे निकालो ए क्रॉस बी की वैल्यू। बाकी बच्चों बताओ क्या रिजल्ट आया? दो ही लोगों ने अभी तक आंसर किया, -3j 2k -i कैप। और लोग बताओ क्या आ रहा है? अब एक चीज देख लो तुम लोग, वैष्णवी डायरेक्ट मैसेज नहीं कर, एक चीज देखा तुम लोगों ने अभी तक, जब तक ऐसे केवल छोटे छोटे वेक्टर रहते थे, दो का एक के साथ करना है, तो सबने एक ही रिजल्ट बताया। लेकिन जहां पे ये बढ़ गए, इधर भी दो है इधर भी दो है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सबके आंसर में थोड़ा डिफरेंस आने लग गया। मतलब थोड़ा दिक्कत आ रही है अब सॉल्विंग में। जब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हुआ तो दिक्कतें बढ़ गई। हमने यहाँ पे लिख दिया 3i कैप -j कैप, पहले ए वेक्टर लिख दिया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर 2i कैप + k कैप। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले 3i कैप का 2i कैप के साथ करूंगा। अब आई कैप का आई कैप के साथ तो 0 हो जाएगा। फिर आई वाले का के साथ करूंगा। अब आई वाले का के साथ करूंगा तो क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होता था, जे कैप या -j कैप? -j कैप। तो अब यार अपने को कंफ्यूजन होने लगती है यार, कि बार बार के कैप होगा या जे कैप होगा या माइनस होगा, तो अपन सर्कल बना लेंगे ऐसे और लिख लेंगे कि बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग करेंगे 3i कैप का जे कैप के कैप के साथ ना, 3i का 2i के साथ तो हो गया। अब 3i का के कैप के साथ, तो आई का के कैप के साथ करना है, तो ऐसे जाना पड़ेगा अपोजिट में एरो के, तो -j कैप होगा। और 3 × के कैप में 1 है ना, 3 × 1 तो 3 आ जाएगा, और यहाँ आ गया -j कैप। ये बात सबको क्लियर है?
पहले मैंने आई कैप का, 3 i कैप का दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। अब जे वाले पार्ट का दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। तो अब देखो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। फिर जे क्रॉस आई कितना होगा, जे क्रॉस आई ऐसे आना पड़ रहा है, जे क्रॉस आई तो वो कितना हो जाएगा -k कैप। फिर -1 का यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर जे क्रॉस के करूंगा तो कितना आएगा, जे क्रॉस के एरो के डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, एरो के डायरेक्शन में जाऊंगा तो +i कैप। तो हमारा रिजल्ट आया -3 j कैप +2 k कैप -i कैप। अब कन्वेंशन वाइज हम लोग हमेशा वेक्टर में क्या लिखते हैं, आई को पहले लिखते हैं, -3 -i कैप, फिर माइनस, लिखने को आप कैसे भी लिख दो सही है, बट ऐसा हम लोग नॉर्मली लिखते हैं ना, हमारा ऐसे वेक्टर आ जाएगा ना a क्रॉस b की वैल्यू। तो आपको दिख रहा है कि जब ये इनमें हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ाए, आई जे इधर भी आ गया इधर भी आ गया, तो ये रिजल्ट बड़ा हो गया ना, हमें थोड़ा सॉल्विंग में ज्यादा सोचना पड़ा। तो अगर सोचो कि मैं 2 की जगह 3 रहता वेक्टर में, आई जे के तीनों रहता और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना रहता, तो एकदम आपको मजा ही आ जाएगा फिर। तो अब मजे लो सभी लोग, करो सॉल्व इसको। इस बार a क्रॉस b की वैल्यू निकालो। अंकित अभी बताने वाला हूँ, वही बताने वाला हूँ, इसीलिए पहले तुम लोग को मजे लेने के लिए बोल रहा हूँ, फिर बाद में उसका शॉर्टकट बताऊंगा। हाँ, टॉर्चर है बिफोर फॉर्मूला, ताकि फॉर्मूले का शॉर्टकट का इंपॉर्टेंस समझ आ जाए। बिना टॉर्चर के बता देता तो तुम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। डायरेक्ट मैसेज नहीं, ओम फिर से डाल चैट टू एवरीवन। अभी देखो 10 लोग अगर रिजल्ट बताएंगे तो देखना 10 रिजल्ट अलग अलग होगा, शायद एक दो मैच कर जाए, बट मोस्टली सब लोगों का रिजल्ट अलग अलग आएगा। देख लो, एकदम सही बात बोली है मैंने, 10 लोग बताएंगे तो 10 रिजल्ट अलग अलग आएंगे। 2 लोगों का मैच किया है, करण और ओम का। धीरज का भी मैच किया। अबे धीरज, तूने तो मैच करा के ही लिख दिया लग रहा है। मैच कर रहा है कुछ लोगों का। ठीक है तो
मैच तो कर गए यार, मुझे लगा सब लोग अलग अलग बोलोगे। तो मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ कि 10 में से 5 लोगों का मैच नहीं करेगा, 5 का मैच कर जाएगा। बट दिक्कतें आई, ये तो सबने फील किया होगा कि थोड़ी दिक्कत आई। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस ए करते करते दिमाग ही घूम गया 2-3 बार कि कौन सा लिखना था। तो एक बार मैं अब करता हूं, फिर शॉर्टकट इसका देखेंगे। पहले ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को पहले लिख लेंगे, क्रॉस बी वेक्टर। वेक्टर में देखा जाए तो सबसे थोड़ा जो समझने में थोड़ा सा दिमाग लगता है वो क्रॉस प्रोडक्ट में ही है, बाकी तो सब सिंपल ही था। अब आज के दिन ही जिन्होंने पहली क्लास में एंट्री मारी होगी उनको तो बहुत ज्यादा मजा आ गया होगा। क्या बोलते हो तुम लोग? दिया, प्रगति, कैसा लग रहा है तुम लोगों को? प्रगति, थोड़ा इन लोग की फीलिंग भी समझते हैं। बता ना भाई, दिया प्रगति क्या बोलती है, समझ रहा है क्या? अरे ऐसा कैसे हो गया? थोड़ा तो बाउंसर जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, दिया ने सही बात बोली। प्रगति को सब समझ रहा है, क्या बात है। तो बच्चों देखो, अच्छा पहले के लेक्चर किए हैं, ठीक है फिर तो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक आई कैप को उठाएंगे तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जे कैप को उठाएंगे तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर के कैप वाले को उठाएंगे तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। 9 बार करना पड़ेगा ये काम, समझो। 3 3 3 ऐसे करके 9 बार हो गए। इसका 3 बार, फिर इसको 3 बार करो, फिर इसको 3 बार करो। 9 बार में तो हालत ही खराब हो जानी है। दिमाग चकरा जाएगा कि आई क्रॉस जे के कैप था या माइनस के कैप था। तो दिमाग थोड़ा कम चकरा है, चकराना तो है ही है। चकराना मतलब घूम जाना। तो आई जे के हम लोग लिख लेते हैं सर्कल में। हाँ, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, आई कैप का आई क्रॉस के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, 0। फिर आई वाले का जे वाले के साथ करेंगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -3 है, तो 1 × -3 हो जाएगा। फिर आई क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा बच्चों, आई इंटू जे, एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस के कैप, तो यहाँ के कैप लिख लेंगे। अभी हमने 2 के साथ कर लिया, अब आई कैप का के कैप के साथ करेंगे। यहाँ पे देखो +4 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 × 4 +4 हो जाएगा। फिर आई इंटू के कैप, आई इंटू के कैप कितना हो जाएगा, एरो के अपोजिट जाना पड़ रहा है, आई इंटू के कैप माइनस जे कैप। तो अभी हमने आई वाले पार्ट का तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। अब जे वाले पार्ट का करते हैं। 2 जे कैप है और उसका 2 आई कैप के साथ करना है, तो दोनों के 2 × 2 मिलके 4 बन जाएंगे। और जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, जे क्रॉस आई है, देख लो कैसे आना पड़ रहा है, एरो के अपोजिट आना पड़ रहा है, जे क्रॉस आई तो माइनस के कैप। फिर 2 जे कैप का -3 जे कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ करूंगा तो कितना होगा, 0। चलो इतना तो है कि भाई 3 बार वाले टर्म तो 0 हो जाएंगे, आई क्रॉस आई वाला, जे क्रॉस जे वाला, के क्रॉस के वाला। 9 में से 3 टर्म तो अपने सिंपल हैं। अब जे क्रॉस 2 जे कैप का 4 के कैप के साथ करना है, तो 2 इसका 2 और इसका 4 वो कितना हो जाएगा, 8। और जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, ऐसे जाना पड़ रहा है, जे क्रॉस के ऐसे जाना पड़ रहा है एरो के डायरेक्शन में, तो प्लस आई कैप आ जाएगा। तो 3 और निपटा दिया अपन ने ना, पहले आई कैप का तीनों के साथ क्रॉस कर लिया, जे वाले पार्ट का तीनों के साथ कर लिया। अब 3 और निपटाने, अभी अब के कैप वाले पार्ट का तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो अब फिर से करते हैं, यहाँ पे देखो -3 है,
-3 और यहाँ पे +2, तो -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? क्या बात है, -6, ये भी मैं पूछ ले रहा हूँ। -3 इंटू 2, ये तो सब ऑब्वियस है ना, -6। फिर k क्रॉस i कितना हो जाएगा? k क्रॉस i ऐसे चलेंगे ना एरो के डायरेक्शन में, तो +j कैप आएगा। अरे नहीं सिद्धि, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरी तो आदत पड़ गई है ये करते करते। तुम लोग पहली बार देख रहे हो ना, इसलिए तुम्हें दिक्कतें आएंगी। हाँ इतना तो ही है सिमरन, मैं तुम लोगों के लिए सहन कर लूंगा। बाकी मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है यार, तो मेरे को इतना कोई टेंशन होता नहीं है। तो k क्रॉस आई हमारा j कैप आ गया ना, फिर k क्रॉस j करेंगे तो कितना आएगा? ये देखो -3 है, -3 ये कितना हो जाएगा? -3 +9 ना, तो यहाँ हो गया +9। और k क्रॉस j ना, k क्रॉस j कितना हो जाएगा? k क्रॉस j कैसे आओगे आप? ऐसे आना पड़ेगा ना, k क्रॉस j, तो -i कैप, -i कैप। फिर k क्रॉस के ये वाला तो सिंपल है भाई, 0, तो अपन ने बाकी 3 भी निपटा लिया। टोटल 9 बार अपना हो गया। अब जितने आई कैप है उनको एक साथ लिख लो, जे कैप को एक साथ लिख लो, और के कैप को एक साथ लिख लो। कहाँ कहाँ पर आई कैप आया है? यहाँ आया है आई कैप, और यहाँ आया आई कैप, तो कितना हो गया टोटल? 8 आई कैप में से -9 आई कैप है, मतलब 9 आई कैप कम करना है, तो कितना बच जाएगा? -आई कैप। फिर है जे कैप, जे कैप है यहाँ पर और यहाँ पर, -4 जे कैप, -6 जे कैप, तो -4 -6 कितना हो जाएगा? -10। फिर अब के कैप, यहाँ पे देखो -3 के कैप है, यहाँ पे -4 के कैप है, तो टोटल आ गया -7 के। तो ये हमने निकाल लिया फाइनली ए क्रॉस बी की वैल्यू ना। ए क्रॉस बी वेक्टर रिजल्ट आता है ना, हमेशा ऐसे वेक्टर में कुछ आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखिए किसका किसका सही आया था, किसने किसने सही पहली बार में कर लिया। ऋतिक का तो गलत है, आयुष पवार ने सही किया है, क्या बात है। अवधूत ने भी गलत किया, श्रवणी ने भी सही किया। श्रवणी 2 है ना, श्रवणी दिगे और श्रवणी कारे। अमन ने भी सही किया, अमान ने, साक्षी ने भी सही किया, जानवी ने भी सही किया, विनय ने भी, सबने सही कर दिया यार। तुम लोगों ने तो मचा दिया यार, पहली बार में ही सबने सही कर रखा है। समीरन ने गड़बड़ किया है, ओम ने भी सही किया है, अनिकेत ने भी गड़बड़ किया है, काफी लोगों ने सही कर दिया, क्या बात है। तो हमने देखो ए क्रॉस बी समझ लिया। अब देखो ये करके एक चीज तो फील हो गई यार, बहुत लेंदी काम है, और बार बार आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, कब प्लस लिखे कब माइनस लिखे, और एक बार भी दिमाग ने गड़बड़ किया, एक बार भी आई क्रॉस जे को के की जगह -k लिखा, 9 बार में हो सकता है एक बार गड़बड़ हो जाए, तो पूरा आंसर गलत। समझ आ रहा है बच्चों? 9 बार में से एक बार भी गलत हुआ तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए सोचा गया कि यार कुछ अच्छा तरीका बनाया जाए, तो अच्छा तरीका बनाया गया डिटर्मिनेंट मेथड है। इसके लिए एक हमने डिटर्मिनेंट मेथड बनाया। तो अब ये जब मेथड में डिटर्मिनेंट आ गया, तो अब पहले ये डिटर्मिनेंट क्या होता है वो समझेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों? तो अब देखो डिटर्मिनेंट होता क्या है, दो ऐसे खड़ी लाइन बना दो और बीच में नंबर लिख दो, मान लो 3 4 1 2 कुछ भी ऐसे लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं ये डिटर्मिनेंट है। और इसमें जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर्स लिखे हैं इनको बोलते हैं ये रो है। दो रो है यहाँ पे, पहले रो में 3 और 4 है, दूसरे रो में 1 और 2 है। और वर्टिकल लाइन जो होती है इसको बोलते हैं कॉलम ना। ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, पहले कॉलम में 3 1 है, दूसरे कॉलम में 4 2 है। समझ आ रहा है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को रो बोलते हैं,
और वर्टिकल वाली लाइन को कॉलम बोलते हैं ना। और इसमें कितने रो हैं कितने कॉलम है ना, इसमें दो रो हैं, एक ये और एक ये, और कितने कॉलम है, दो। हाँ वही मैट्रिक्स टाइप ही है, बट मैट्राइसेस से थोड़ा ये इजी रहता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये 2 into 2 का डिटर्मिनेंट है। ये जो लिखा हुआ है ये 2 into 2 का डिटर्मिनेंट है। इसमें पहला जो लिखा रहता है वो रो को बताता है, जो बाद में लिखा रहता है वो कॉलम। तो हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखना है। 2 into 2 का आ सकता है, 3 into 3 का आ सकता है। तो हम ये सॉल्व करना सीखेंगे, फिर इसको अप्लाई करना सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में। तो देखो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कोई भी एक रो लेना पड़ेगा या एक कॉलम, कोई भी रो या कॉलम। तो मैं नॉर्मली हर बार रो लेकर के सॉल्व करूंगा ना। जैसे मैंने पहले ये वाला रो लिया, तो इस रो का जो इसके डायगोनल में एलिमेंट होगा उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा ना, इसके डायगोनल के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 into, इसको सॉल्व जब करूंगा तो 3 into 2, फिर बीच में माइनस साइन, फिर रो का अगला एलिमेंट 4 और उसको उसके डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ जाएगा 6 - 4। तो ये हमारा 2 इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट है। समझ आ रहा है। आप कोई भी एक रो लोगे और उसमें जो पहला एलिमेंट है उसको डायगोनल में मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में माइनस साइन, फिर अगला एलिमेंट का और उसके डायगोनल में मल्टीप्लाई करो, और ऐसे सॉल्व करो। नोट करो इसको। ये इस डिटर्मिनेंट का आंसर है। आपको पूछा जाए कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 2। डिटर्मिनेंट से आप देखोगे कि आपका सॉल्विंग एकदम इजी हो जाएगा और एक बार में आप एकदम सही रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। अब जैसे आपको बोला जाए कि एक डिटर्मिनेंट है 1 5 3 4, इसकी वैल्यू बताओ, तो कितना बताओगे। -11 ना। पहले हम क्या करेंगे, हमने रो में पहले ये वाला एलिमेंट लिया 1 ना, 1 लूंगा तो उसके डायगोनल वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 5 लूंगा, बीच में माइनस साइन, और उसको उसके डायगोनल वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो आ जाएगा 4 - 15 ना, -11। तो ऐसे ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। तो दो रो और दो कॉलम वाले डिटर्मिनेंट को तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। हमें अब सीखना है 3 रो और 3 कॉलम वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, क्योंकि यही हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो 3 रो और 3 कॉलम के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो, अरे अभी तो अब समीरन, अभी अपन ने वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ी सॉल्व किया, अभी तो डिटर्मिनेंट सीख रहे हैं ना। थोड़ा पेशेंस रख, अभी जब अप्लाई करूंगा इसको तब देखना कि कहाँ यूनिट वेक्टर है। मान लो हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ABCDEF GHI, भूला नहीं, ABCD मुझे याद है, देखो ABCDEFGHI लिख दिया मैंने। अब इसमें कितने हैं, यहाँ पे अब नंबर की जगह मैंने अभी सिंबल में लिख दिया ना कुछ कुछ चीजें। तो 3 रो है ना, यहाँ पे 3 रो है ना, और 3 कॉलम है। तो ये क्या है, 3 into 3 का डिटर्मिनेंट है।
3 into 3 के डिटर्मिनेंट को हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हम एक कोई भी रो ले लेंगे और रो का एक एक एलिमेंट लेंगे। अब जैसे मान लो हमने ए को लिया, तो ए जिस रो में होगा और कॉलम में होगा उसको हटा करके बाकी वाले डिटर्मिनेंट को लिख लेंगे ए के साथ। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, जब ए लूंगा तो ए वाला रो और ए वाला कॉलम हट जाएगा, इतना पार्ट बचेगा, तो इसको लिख लूंगा। फिर और साइन यहाँ पे ऑल्टरनेट चेंज करते रहना है। पहली बार प्लस ए लिया है तो अगली बार माइनस बी लूंगा। नहीं, एक एक एलिमेंट लेना है, साइन ऑल्टरनेट चेंज करके। अब बी लूंगा जब, तो यहाँ पे लूंगा माइनस बी, और जब बी लूंगा तो बी का रो और कॉलम हटा करके जो बचेगा वो वाला डिटर्मिनेंट लिख लूंगा। बी का ये कॉलम और ये रो हटा दूंगा, तो क्या क्या बचेगा, डी जी एफ आई। बच्चों कोई दिक्कत आ रही है क्या आवाज में? अंकित देख ले यार, फिर तो हो सकता है तेरे एंड पे दिक्कत हो। फिर तीसरा एलिमेंट ले लेंगे। तीसरा एलिमेंट जब लेंगे तो अब देखो, पहले इसके लिए प्लस लिया, इसके लिए माइनस, फिर इसके लिए प्लस। ऑल्टरनेट साइन चेंज करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग प्लस सी ले लेंगे। अब प्लस सी लेंगे तो अब ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल, ये वाला डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। हाँ, अब इसको आगे आपको सॉल्व करना आता है। इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व कर लोगे, ई इंटू आई माइनस एफ इंटू एच। फिर वो जैसे सॉल्व करते थे 2 into 2 वाले को, वैसे सॉल्व कर लो। कुछ समझ आया बच्चों कैसे सॉल्व करना है? हाँ, सिंपल है एकदम। ये एक एक एलिमेंट लेना है एक रो का, और जिस रो जो एलिमेंट लोगे वो वाला कॉलम और रो हटा के बाकी डिटर्मिनेंट लिख लेना है। तो अब ये नोट करो, फिर इस पे प्रॉब्लम पहले कराता हूँ, फिर वेक्टर में यूज करते हैं। ये देखो समर्थ, यहाँ पे साइन जो होता है वो हम लोग ऑल्टरनेट चेंज करते हैं। पहला वाला जो रो का एलिमेंट लेंगे वो प्लस में लेंगे, अगले वाले के आगे माइनस लगाएंगे, फिर प्लस ना, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ऑल्टरनेट साइन चेंज करते रहना है। प्लस माइनस प्लस। श्रावणी म्यूट रखो ना, कोई डाउट हो तभी अनम्यूट करो। अब ये एक डिटर्मिनेंट आप लोग खुद से सॉल्व करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। हाँ, हमेशा पहला स्टार्ट प्लस से करेंगे ना श्रेष्ठ, हमेशा स्टार्ट प्लस से करते हैं और ऑल्टरनेट साइन चेंज करेंगे। जीरो आया, और लोगों को भी कर लेने दो, फिर देखते हैं।
हाँ सही है, 0 ही आना था। तो हम लोग अब देखो कैसे कैसे सॉल्व कर लेंगे। पहले हम लोग 1 लेंगे ना, जब 1 लेंगे तो 1 वाला कॉलम और रो हटा देंगे ना, रो ये हो गया और ये कॉलम हट गया, तो क्या क्या बचेगा, 5 6 8 9। वेरी गुड दिया, ये आ जाएगा 5 6 8 9। फिर माइनस साइन ना, पहले वाले में प्लस, ऑल्टरनेट अब अगली वाले में माइनस साइन, -2। अब 2 वाला रो और कॉलम हटा देंगे, तो अब क्या क्या बचेगा, 4 6 7 9। फिर 3 लेंगे, जब 3 लेंगे तो 3 वाला कॉलम और रो हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 4 5 7 8। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 9 45 माइनस 48, सॉरी टेबल भूल गया मैं। फिर -2, ये हो गया 36 माइनस 42 प्लस 3 32 माइनस 35। तो अब ये सॉल्व करो, सब लोग बोल रहे हैं 0 आएगा, तो 0 ही आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये पहली बार जब अपन सीखते हैं डिटर्मिनेंट, तो अपन ऐसा पूरा लिख के फिर करते हैं, फिर बाद में अपन क्या करते हैं, मन की आंखों से देखने लग जाते हैं और ये स्टेप काट देते हैं, डायरेक्ट ये देखेंगे और ये लिखेंगे। समझो कैसे मन की आंखों से देखने लग जाते हैं बाद में, जब अपन सीख जाते हैं तो अपन थोड़ा स्मार्ट हो जाते हैं, तो अपन सोचते हैं, मान लो अपने 1 लिया, 1 लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 वाला कॉलम और रो और कॉलम हटा दिया, तो अब ये बचा है 5 6 8 9। तो ये डिटर्मिनेंट जो बनेगा इसको यहीं सॉल्व करके लिख देंगे। 5 6 8 9 वाला डिटर्मिनेंट है, इसको यहीं सॉल्व कर देंगे। 5 इंटू 9 45 माइनस 48। अब भंसाली, कहाँ बिजी हो आजकल मूवी बनाने में तुम, ध्यान नहीं दे रहे हो पूरी तरह से। कल तूने कॉल किया था ना भंसाली, मैं उठा नहीं पाया था, किसका तो आया था कॉल, भंसाली का आया था या धीरज, कोई का तो आया था। भंसाली जी क्या दिक्कत हो गई जिंदगी में, अनम्यूट करो जल्दी। सर वो वेक्टर में डाउट था थोड़ा, तो उसके लिए कॉल किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, आज एक बार बात कर लेंगे ना। अब इसमें बता, इसमें क्या डाउट है, कहाँ पे दिक्कत हो गई तुझे सर वो आपने अल्फाबेट्स का बताया ना, वो दिखाओ ना एक बार। इसमें, हाँ बता यार सर। क्या दिक्कत है, इस स्टेप में दिक्कत है या इस स्टेप में। सर मतलब वो सेकेंड स्टेप कैसे आई, वो एक बार बताओ ना फिर से। देख, जब मैंने बोला कि एक लूंगा मैं, एक बार आपको ए लेना रहेगा, फिर एक बार -b, फिर एक बार +c, ऐसे लेना है। जब ए लूंगा तो ए जिस रो में है और कॉलम में, वो पूरा हटा दूंगा। अब ये पूरा हट जाएगा तो यही 4 बचेंगे ना, हाँ सर। तो इनको लिख लूंगा। ये 2 इंटू 2 वाला एक डिटर्मिनेंट बचेगा, वो लिख लूंगा। हाँ ठीक है, सर। फिर ए के बाद -b लूंगा, जब -b लूंगा ना, साइन चेंज करना है, इसके साथ +a लिया था, तो अब यहाँ -b लूंगा, ऑल्टरनेट साइन चेंज करना है। फिर जब b लूंगा तो b वाला रो और b वाला कॉलम कट जाएगा ना। हाँ सर। तो अब देख, ये रो हट जाएगा और ये कॉलम कट जाएगा, तो कौन कौन से लोग बचेंगे, ये बचेगा DG और इधर FI बचेगा ना। हाँ हाँ सर। तो ये DG लिख लूंगा और ये FI लिख लूंगा यहाँ पर हाँ सर, समझा। ना। अब ऐसे C ले लूंगा, जब C लूंगा तो C वाला रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो कौन कौन बचेंगे, DG और EH, तो DG और EH। ठीक है, हाँ सर। अब इनको तो सॉल्व करना आता ही है, इनमें क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस साइन, अब लिख दो ये 2 इंटू 2 वाला डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही होगा ना। हाँ सर। हाँ। और देख, यहाँ नहीं समझ आया था तो यही बोलना चाहिए था ना, ये नहीं कि 2 क्वेश्चन नीचे चले गए तब आप बोल रहे हो कि नहीं समझ आया। नहीं सर, अभी समझ गया। हाँ, नहीं तो तुरंत बोल दिया कर नहीं समझ आया ना, ताकि आगे वालों का फिर टाइम वेस्ट नहीं हो। हाँ अब सर। यहाँ पर,
तो हम लोग अब मन की आंखों से देखने की बात कर रहे थे ना। तो जब मैंने 1 लिया तो 1 वाला रो और कॉलम कैंसिल कर दिया। अब इतने पार्ट को हम लोग मन की आंखों से देख करके ऐसे सॉल्व करके लिख देंगे। फिर अगली बार अब हम लोग 2 लेंगे, 1 के बाद -2। जब -2 लेंगे तो -2 वाला रो और ये कॉलम हट गया। अब कौन कौन से लोग बचे हैं? 4 7 6 9। 4 7 6 9 ये दो 4 7 और 6 9 का डिटर्मिनेंट है। तो 4 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 7 कर देंगे। 4 इंटू 9 कितना हो गया? 36 और 6 इंटू 7 42। बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अपना एक स्टेप हम बाद में कट कर देते हैं ना। फिर 3 लेंगे। जब 3 लेंगे तो 3 वाला रो और 3 वाला कॉलम हटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई 3 आ गया है। अब ये वाला रो और कॉलम हटा दिया तो अब क्या बचा? ये बचा 4 4 5 7 8 बचा। तो ये वाला डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे यहीं पर। 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 32 माइनस 7 इंटू 5 35 ना। तो अब अपना ये स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। समझो ना, एक स्टेप जो हम यहाँ लिख के फिर सॉल्व करते थे वो लिखा हुआ यही इमेजिन कर लेंगे और यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड अंकित, क्या बात है। अंकित तो एकदम लगातार इवॉल्व होता जा रहा है। बाद में ये देखते ही लिख देगा अंकित की क्या आने वाला है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सभी लोग समझ गए हो ना? तो अब हम लोग इसको यूज करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में कैसे करना है। तो अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट में हम इसको कैसे यूज करेंगे। मान लो आपको एक वेक्टर लिया हुआ है, कोई ए वेक्टर, उसकी वैल्यू है A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, और एक बी वेक्टर है B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप, और हमें निकालना है A क्रॉस B। तो आप क्या करोगे? जब भी A क्रॉस B बनाना है तो एक 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट बनाना है। तो ऐसे दो खड़ी लाइनें बना लोगे। फिर आप क्या करोगे? पहले रो में हमेशा आई जे के लिख दोगे ना। पहले रो में हमेशा क्या लिख देना है? आई, अरे बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ, आई जे के ना। पहले रो में हमेशा आई जे के लिखना है। फिर आप देखोगे यहाँ पहले ए और बी में ए पहले आया है तो ए के कोएफिशिएंट को उसके बाद लिखोगे। वो पहले आया उसके कोएफिशिएंट को पहले लिखना है। आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट ना। तो आई का कोएफिशिएंट A1 है तो यहाँ A1 लिखोगे। जे का कोएफिशिएंट A2 है और के का कोएफिशिएंट यहाँ पे A3 है। फिर बी बाद में आया तो अब बी के कोएफिशिएंट लिखोगे। आई के नीचे आई वाला कोएफिशिएंट, जे के नीचे जे वाला और के नीचे के वाला। तो यहाँ B1 आ जाएगा, यहाँ B2 आ जाएगा, यहाँ B3 आएगा। कुछ समझ आया बच्चों? अब अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट आपको क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट दे देगा। क्या मतलब हुआ? मान लो आपको बोला जाए इसको अब सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आई कैप लिया। जब आई कैप लेंगे तो क्या होगा? हम लोग मन की आंखों से देखेंगे और बोलेंगे ये वाला रो और ये वाला कॉलम कट गया है। ये डिटर्मिनेंट बचा है A2 A3 B2 B3। तो हम क्या लिख देंगे? मैं एक काम करता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करता हूँ, बस ऐसे लिख देता हूँ ना। A2 A3 B2 B3 ना। अगला जब क्वेश्चन करेंगे तब सॉल्व कर लेंगे। फिर अगले में प्लस आई के बाद अब क्या लेंगे? माइनस जे, ऑल्टरनेट साइन चेंज करेंगे। और जब जे कैप लेंगे तो जे वाला रो और जे वाला कॉलम हटा देंगे। तो क्या आ जाएगा? A1 B1 और A3 B3। तो यहाँ आ जाएगा A1 B1 A3 B3 ना। पहले प्लस आए फिर माइनस जे, अब तीसरा वाला एलिमेंट प्लस के कैप। के कैप लेंगे तो के वाला कॉलम और रो हट गया। तो अब क्या आ जाएगा? A1 A2 B1 B2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी?
अब आगे वो सॉल्व हो जाएगा, वो आपको पता है सॉल्व करना। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन हमने ऊपर सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से और देखेंगे कि क्या फायदा हो रहा है। ये पहले नोट कर लो, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं। यार सानिध्य अपन को 3x3 तक का ही पढ़ना है, 3 रो और 3 कॉलम का भी, उससे ज्यादा का हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, कहीं सिलेबस में ही नहीं है। तो इसलिए मैंने भी कहीं मतलब देखा नहीं कि उसको कैसे का सॉल्व करें, ऐसे ही करते होंगे वो भी। उसमें एक एक एलिमेंट लेंगे तो 3-3 वाला डिटर्मिनेंट बनेगा फिर, बट कहीं यूज नहीं आएगा, आपको कहीं पढ़ना नहीं है वो, ना तो अभी पढ़ना है ना बाद में पढ़ना है, बीटेक वीटेक में भी नहीं पढ़ना रहेगा। हाँ देखो अंकित, अगर यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे उनका जो भी साइन होगा साइन के साथ लिखना है ना। यहाँ पे किसी का जो भी साइन होगा वो आपको साइन के साथ लिखना है। अगर A2 निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव लिखोगे उसको, कोई प्लस है तो प्लस में लिखोगे, माइनस है तो माइनस में, यहाँ पे साइन के साथ, यहाँ कोई साइन नहीं लगाना है। ये हमेशा प्लस में IJK होगा यहाँ पर। क्रिस, हम लोगों को जो पढ़ना है वो हमेशा सेम होते हैं ना, डिटर्मिनेंट में तो सेम ही होते हैं ना, मैट्राइसेस में शायद अलग भी होते हैं बट डिटर्मिनेंट में सेम ही होते हैं, और अपने सिलेबस में वही है, तो अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। अब हम लोग देखते हैं इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे इसके पहले अपना प्रॉब्लम क्या था, अरे यार बहुत ऊपर है, इसको तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, इतना कौन याद करेगा। तो अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग अब डिटर्मिनेंट से करें। तो वेरी गुड करण, एकदम एग्जैक्टली मैंने यही सेम चीज सोची थी कि ऑनलाइन टीचिंग के कुछ तो फायदे हैं, कि दोबारा नहीं लिखना पड़ा, कॉपी पेस्ट कर लिया। हाँ मुझे फायदे हैं, लेकिन तुम लोग को भी फायदे हैं। ऑफलाइन टीचिंग में एक बार क्लास में कुछ नहीं समझ आया तो दोबारा लेक्चर नहीं देखने को मिलता था, ऑनलाइन में सब रिकॉर्ड हो जा रहा है, 2-2 बार देख ले रहे हो, कुछ नहीं समझ आया तो ऑनलाइन के फायदे बच्चों के लिए भी बहुत हैं। बस यही है कि थोड़ी फीलिंग कम आती है। नहीं नहीं यार, तुम लोग नोट पैड पे नहीं, तुम लोग प्रॉपर कॉपी पेन से लिखो, क्योंकि असली पढ़ाई तो वही होती है यार। नोट पैड पे लिख तो लोगे लेकिन कुछ भी गड़बड़ हुआ पता चले नोट्स ही उड़ गए। असली तो यार पढ़ाई वही हो पाएगी कॉपी पेन से। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने ट्राई किया खुद से एक बार, ट्राई करके देखो एक बार खुद से क्या हो रहा है। ठीक है, आ रहा है सेम आंसर ना।
ठीक है, तो अब मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। हम लोगों ने दो खड़ी लाइन बनाई, बीच में आई जे के लिख दिया, और ए के नीचे सिद्धू, कैसी बातें सोचती है तू, टीचर को ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो आई जे के जो होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई पहले ए का कोएफिशिएंट लिखेंगे, आई का कोएफिशिएंट, ए के लिए आई का कोएफिशिएंट कितना है 1, जे का 2 और के का -3। फिर बी के लिए लिखेंगे, तो बी के लिए कितना हो जाएगा 2 -3 +4 ना। हमने जो भी कोएफिशिएंट है साइन के साथ लिख देंगे। फिर इनको अब सॉल्व कर दो। जब हम आई लेंगे तो आई के लिए आई वाला रो और कॉलम हट गया, अब ये बचा ना। आप चाहो तो इसको लिखो डिटर्मिनेंट, या मन की आंखों से देखो और सॉल्व कर दो। तो मैं मन की आंखों से देखते हुए सॉल्व कर रहा हूँ ना। 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, माइनस, फिर -3 × -3, माइनस, ये माइनस जो बीच में रहता है ना, -3 × -3 वो 9 हो गया। फिर माइनस जे, फिर जब माइनस जे लूंगा तो ये वाला रो और कॉलम हट जाएगा, तो अब 1 2 और -3 -4 बचेगा। तो अब इसको सॉल्व करूंगा, 1 × 4, 4, माइनस में 2 × -3, -6। समझ आया? फिर के कैप ले लो। जब के कैप लेंगे तो के वाला रो और के वाला कॉलम हट गया ना। अब कितना हो जाएगा 1 × -3, फिर 2 × 2, तो ये 8 × 9, ये कितना हो जाएगा माइनस आई कैप ना। यहाँ पे -1 बचेगा ना, -1 × आई कैप माइनस आई कैप, ये कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ देख लो ये +6 हो जाएगा, +6 और 4 10 आ जाएगा, और ये आगे माइनस लगा है तो -10 जे कैप, और ये आ जाएगा -7 के कैप। तो अब अपना काम जो होगा बहुत आसानी से होगा, बिना दिमाग खराब किए हुए। ठीक है बच्चों? एक मिनट रुकना ना। तो अब एक क्वेश्चन और आप लोग ट्राई कर लो, फिर हम लोग इसका यूज देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज क्या क्या होगा। मान लो एक वेक्टर है कोई A = 3 i कैप -4 के कैप, और बी वेक्टर है कुछ A × B निकालो यहाँ पर। डिटर्मिनेंट से ही करना है ना।
अबे यार अभी भी तुम लोग के आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। चलो 2 लोगों के तो मैच किए, 3 के मैच किए, सबके मैच कर रहे हैं एक अंकित को छोड़ के। अंकित देख क्या कर दिया गड़बड़ तूने। ए क्रॉस बी अगर बोला गया तो पहले ए लिखोगे फिर बी लिखोगे ना, कॉफिशिएंट। कुछ लोगों ने लग रहा है उल्टा किया है, कोई का ए क्रॉस बी निकाला है, कोई ने बी क्रॉस ए निकाला है। ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो पहले तो हम लोग वही आई जे के लिख लेंगे, और यहाँ पे अब क्या क्या लिखेंगे पहले, ए अगर यहाँ पर है ना, पहले अगर ए है तो ए का कोएफिशिएंट लिखेंगे। अब ए का कोएफिशिएंट आई के नीचे आई वाला, आई का कोएफिशिएंट कितना है 3। इसमें जे है क्या, इस वाले में जे नहीं है, तो मतलब वो कितना है 0। और के का कोएफिशिएंट -4। फिर अब बी है, अब बी है तो बी के कोएफिशिएंट लिखेंगे, आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट, और के नीचे। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करो। जब हम आई कैप को सॉल्व करेंगे तो आई कैप वाला रो और कॉलम कट गया ना, 0 × 0 0, और यहाँ पे 4 × -4 -8, और एक बीच में माइनस रहता है, तो -8। वेरी गुड दिया। चलो अच्छी बात है, नए बच्चे भी ट्राई कर ले रहे हैं। फिर देखो जे कैप के लिए क्या करोगे, -j कैप लगाओगे ना, प्लस आई के बाद -j। अब वो वाला रो और कॉलम हटा दिया, तो अब क्या लिखोगे 3 × 0, तो 0 हो जाएगा, -1 × -4 -4। फिर के कैप ना, के कैप लोगे तो ये वाला कॉलम रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा, 3 × 2 6 -0। अब देख लो ये कितना कितना आ गया, ये 8 आई कैप हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, और ये और आगे माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, और यहाँ पे +6 के कैप। ठीक है बच्चों, तो सबको समझ आ रहा है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसे अब इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग इसका यूज देखते हैं। अभी कितना टाइम बचा है, 5 मिनट ही बचा है। चलो तो फिर अब तब तक एक सम दे देता हूँ ना। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें एक परपेंडिकुलर निकालना है, एक वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, जो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। नहीं, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या करना चाहिए, कुछ समझ आ रहा है इसमें। ए क्रॉस बी करने से जो रिजल्ट आएगा क्या वो यूनिट वेक्टर होगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। हम ए क्रॉस बी करेंगे तो एक वेक्टर आ जाएगा, लेकिन वो परपेंडिकुलर होगा लेकिन यूनिट नहीं होगा, तो यूनिट वेक्टर बना देंगे उसको। कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे।
अब नेक्स्ट क्लास में इसका यूज पढ़ लेंगे, बस ये वेक्टर फिर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिद्धि तेरा आंसर नहीं मैच कर रहा है, बाकी सबके मैच कर रहे हैं, चेक कर ले एक बार। देखो हमें ये पता है कि अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो उससे मुझे ये वाला पार्ट उसका मैग्नीट्यूड होगा और ये वाला पार्ट उसका यूनिट वेक्टर होगा, जो परपेंडिकुलर टू होगा ए क्रॉस बी। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये यूनिट वेक्टर। तो मतलब अगर मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने के दो तरीके हैं। अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है और साइन थीटा पता है तो इससे निकाल लूंगा। नहीं तो अगर मुझे ए क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में पता है, आई जे के में पता है, तो मॉड ले लूंगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, उसका मॉड ले लिया ना, जो भी रिजल्ट आएगा उसका मॉड ले लेंगे। और देखो ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो परपेंडिकुलर ही होगा ना। ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए, दोनों का रिजल्ट ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा ना, है कि नहीं बच्चों? ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, दोनों रिजल्ट परपेंडिकुलर होंगे ना ए और बी पे। तो मैं ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ, बी क्रॉस ए भी लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस दो बना दूंगा ना। अगर ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ और उसके आगे माइनस लगा दिया, मतलब क्या है, ये बी क्रॉस ए हो जाएगा। ये है ए क्रॉस बी के आगे माइनस लिख देने का मतलब क्या हो जाता है, वो बी क्रॉस ए हो जाता है। ठीक है, दोनों रिजल्ट पॉसिबल होंगे ना। आप चाहे दो बार सॉल्व करो, ए क्रॉस बी करो और बी क्रॉस ए करो, दो बार सॉल्व करो, या एक ही बार सॉल्व करो, उसी के आगे माइनस लगा दोगे तो दूसरा वाला हो जाएगा। समझ आ रहा है कुछ बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? तो पहले हम लोग अब यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो यहाँ पे आई लिख लेंगे, जे के। अब आई का कोएफिशिएंट लिखो, आई का कोएफिशिएंट 1 है, जे का कोएफिशिएंट -2 है और के का 0 है ना, के नहीं है वहां पर। फिर बी के लिए देखो, बी के लिए आई नहीं है तो वो वाला पार्ट 0, जे का कोएफिशिएंट 2 और के का कोएफिशिएंट 4 ना। हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई कैप के साथ क्या आ जाएगा, -2 इंटू -4, सॉरी 4 -8 और ये 0 हो जाएगा, माइनस जे कैप। फिर जे वाला रो और कॉलम हटाया तो 1 इंटू 4 -0 प्लस के कैप। के वाला जब लेंगे तो के वाला रो और कॉलम हटाया तो 1 इंटू 2 -0। तो हमारा ए क्रॉस बी आ गया -8 आई कैप -4 जे कैप +2 के कैप ना। ए क्रॉस बी आ गया और हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना जा रहा है, स्क्वायर होना है तो माइनस का भी प्लस ही होगा, तो यहाँ आ जाएगा 64 + 16 + 4।
ना, और ये जो भी रिजल्ट आएगा उसमें प्लस माइनस दो बताएंगे ना, एक ए क्रॉस बी का रिजल्ट होगा और एक बी क्रॉस ए का। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 8 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। समझ आ रहा है बच्चों ना? ऑप्शन में दो ऑप्शन होंगे, एक प्लस वाला होगा और एक माइनस को अंदर ले जाओ तो वो वाला होगा। मल्टीपल करेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें ऐसे पूछ सकते हैं। कुछ समझ आया बच्चों? अब इस पे देखता हूँ होमवर्क क्या दे पाऊंगा, यूज वाला पार्ट तो नहीं हो पाया। एक मिनट को होमवर्क बता देता हूँ। होमवर्क नोट कर लो। इलुस्ट्रेशन 58। ये जो नए बच्चे हैं उनको एक बार मैं बता दूं, ये अभी पहला चैप्टर मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स चल रहा है ना, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। उसमें ही ये दो चैप्टर है, कैलकुलस और वेक्टर। तो ये पहले चैप्टर का इलुस्ट्रेशन 58 59 और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 7 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 8 9 एक लास्ट लेक्चर और बचा है। अब नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा। हाँ, ये मैथ क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ये खत्म हो जाएगा। टेंथ। मैंने देखो ये जो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स वाले चैप्टर का सॉल्यूशन मैंने ग्रुप पे डाला था पहले ना, तो वेक्टर का सॉल्यूशन भी उसमें ही है ना। होमवर्क करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम में डाउट आया तो आप वो रेफर कर सकते हो, लेकिन होमवर्क करने के बाद ही रेफर करना। ये नहीं कि एक क्वेश्चन किया फिर तुरंत सोल्यूशन देख लिया ना। जब पूरा कंप्लीट हो जाए फिर जो नहीं आया केवल उसके लिए रेफर कर सकते हो। और फिर भी नहीं होगा तो हम लोग क्लास में डाउट तो डिस्कस करने ही वाले हैं। फिर एक्सरसाइज 1 से भी दे रहा हूँ ना। हाँ श्रावणी, होंगे उसके भी लेक्चर रिकॉर्डेड। उसमें वही किया रहा था श्रावणी, जो अभी अपन ने जेई में कराया ना, वही शुरू में चैप्टर वही वाले हो पाए थे। तो जेई के अगर तूने कर लिए तो अभी कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वही सब था उसमें भी। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 109 1110 1111 इतना कर लो ना। ठीक है बच्चों, क्लोज करूं? अरे यार, अब सर को यार 5 मिनट लेट। अभी अगला किसका लेक्चर है? एसजे सर का है ना। सर को बोल दूं क्या 10 मिनट लेट स्टार्ट करने को?
ठीक है, अच्छा बोल देता हूँ ना 10 मिनट लेट स्टार्ट कर। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय बाय एवरीवन।